एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे मोटिवेशन का पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। हमारी ओबी वाली सीरीज चल रही है, उसमें हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक्स को। और अभी हम मोटिवेशन की थ्योरीज को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास ले ली है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मोटिवेशन थ्योरीज में हमने काफी सारी पढ़ ली है, जैसे वो होंगे मास्लो की हुई, XYZ थ्योरी हुई, मैग्रेगर की, और हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी हुई, और बाकी ERG थ्योरी वगैरह हमने काफी कवर कर लिया। सो आज हम पढ़ेंगे स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जिसको स्किनर की ऐसा थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, स्किनर ने इसे 1957 में दिया था। द रीइंफोर्समेंट थ्योरी बेस्ड किस पे होती है? BF स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, उस पे बेस्ड है ये वाली रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, ये क्या बताता है कि बिहेवियर जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है, कंसिक्वेंस में फॉर्म होता है। इन्होंने 4 तरह के बताए हैं हमें कि एक इंसान को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, मतलब 4 टाइप्स बताए। फर्स्ट उसमें आता है पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पनिशमेंट, एंड फोर्थ होता है एक्सटिंक्शन। फर्स्ट देखेंगे पॉजिटिव। इसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप किसी को प्रेस करेंगे, यानी कि उसकी तारीफ करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, या फिर उसका आप अच्छे मार्क्स देंगे, ग्रेड देंगे, ठीक है, या आप बोलेंगे कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको ट्रॉफी मिलेगी, या किसी ने परफॉर्म भी कर लिया, आपने उसको ट्रॉफी दी, उसको जैसे एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो उसको आपने प्रमोशन दे दिया, ठीक है, या फिर और किसी भी तरह का अगर आपने रिवॉर्ड दिया, इससे क्या होता है, एक इंसान की जो पॉसिबिलिटी होती है ना रिवॉर्ड, ठीक है, वो मतलब फिर उसको लगता है कि यार ये तो अच्छा हो रहा है, पॉजिटिवली उसको पॉजिटिव फीलिंग आएगी। ठीक है, तो ये टाइप बताया उन्होंने पॉजिटिवली किसी को मोटिवेट करने का। ठीक है, इससे क्या होगा, उसे ट्रॉफी मिल रही है, मनी मिल रही है, ग्रेडिंग अच्छी है, अप्रिशिएशन मिल रहा है, प्रमोशन हो रहा है, तो वो चाहेगा कि आगे भी मैं अच्छा काम करता रहूं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मुझे रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। तो ये क्या है, उन्होंने एक तरीके से पॉजिटिव बताया है मोटिवेशन। ठीक है, कि आप पॉजिटिवली भी किसी को मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। इफ ए स्टूडेंट गेट्स पॉजिटिव वर्बल फीडबैक, अगर एक इंसान स्टूडेंट को पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, ठीक है, और और उसको गुड ग्रेड मिलती है टेस्ट में, तो इससे क्या होगा, रीइंफोर्समेंट इनकरेज होगा कि वो परफॉर्मेंस of the behavior to recur. और अगर teacher does not tell preciously then he expects, then the positive reinforcement can drive the behavior closer to the preferred example देखेंगे, उससे समझ आएगा कि when a student who is usually late to the class, अगर एक स्टूडेंट वो हमेशा ही मतलब ज्यादातर टाइम लेट ही जाता था क्लास में, तो उसको पॉजिटिव फीडबैक मिला जब वो टाइम पे आया। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट उससे क्या हुआ, पंचुअल हो गया। ठीक है, क्योंकि उसको उसको लगा ना कि आज मैं टाइम से आया तो मुझे तो अप्रिसिएशन मिल रहा, मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा, तो मुझे टाइम से आना चाहिए। तो जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मोटिवेट करता है टू गेट एंटिसिपेटेड रीइंफोर्समेंट फॉर रिक्वायर्ड बिहेवियर। ठीक है, तो ये तो था उन्होंने जो अपना पॉजिटिव वाला बताया। ऐसे ही उन्होंने एक नेगेटिव वाला बताया। इसमें क्या होता है कि मतलब इसके अंदर हम जो नेगेटिव फैक्टर होता है उसको हम हटाते हैं। ठीक है, नेगेटिव जो फैक्टर होगा, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, इसमें जैसे दिया हुआ है व्हेन वी गिव अ मील टू अ हंगरी पर्सन, अगर हमें किसी भूखे व्यक्ति को खाने को कुछ देंगे, इससे क्या होगा, उसका बिहेव व्हेन वी गिव अ मील टू अ हंगरी पर्सन इफ ही बिहेव इन अ सर्टेन मैनर या वे। ठीक है, मतलब कि हम एक भूखे व्यक्ति को खाना देंगे जब अगर वो अच्छे से बिहेव करेगा तो। ठीक है, तो इससे इस केस में क्या हो रहा है कि मील क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्स है। ठीक है, कैसे है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है अनप्लीजेंट स्टेटस, क्या है, और अनप्लीजेंट स्टेटस यहाँ पे क्या है, हंगर। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय बाय रिमूविंग नेगेटिव या अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस। इसमें हम नेगेटिव चीज को हटा रहे हैं ताकि पॉजिटिव रिजल्ट आए। ठीक है, तो हम ये कंडीशन भी तो बता रहे हैं ना कि अगर वो अच्छी तरह से अच्छे मैनर में अच्छे वे में बिहेव करेगा, तो अगर वो भूखा इंसान है तो हम उसे खाना देंगे। ठीक है,
तो अगर उसका बिहेवियर भी तो चेंज होगा। ये मोटिवेशन ही तो है कि मैं अच्छे से बिहेव करूंगा तो मुझे अच्छा खाने को मिलेगा, ठीक है, और ये इससे गायब हो जाएगा। आ रहा समझ, ठीक है। थर्ड उन्होंने बताया पनिशमेंट। पनिशमेंट में उन्होंने बताया कि पनिशमेंट कैन बी अनडिजायर्ड रीइंफोर्समेंट और रीइंफोर्स अनडिजायर्ड बिहेवियर। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई इंसान मतलब इसमें पनिश पनिश करके हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पनिश फैक्टर है मेन, मतलब मेन किस पे बात हो रही है यहाँ पे, पनिशमेंट पे। कि आप किसी को पनिश करोगे तो वो मोटिवेट होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट होता है वो हमेशा क्लास में लेट आता है, ठीक है। ही गेट्स, उसको नेगेटिव वर्बल फीडबैक मिल रहा है, डांट पड़ रही है बहुत ज्यादा, इससे क्या हो रहा है, पूरी क्लास हंस रही है उसके ऊपर, ठीक है। टीडी अप द क्लासरूम एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। मतलब उसको मतलब पूरी क्लासरूम साफ करनी पड़ेगी ऐसा बोल दिया मैम ने, पनिशमेंट दे दी मैम ने, उससे बच्चे भी हंसने लगे। तो इस केस में क्या होगा, अनडिजायरेबल बिहेवियर रीइंफोर्स, डिजायरेबल रीइंफोर्स। इससे क्या होगा, वो सोचेगा कि नहीं मुझे नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करना पड़ेगा, तो पनिशमेंट उसका मोटिवेशन बना। ओके, लास्ट बताया गया एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन यानी कि मतलब कैसे बताऊं मैं, जैसे एक्सटिंक्शन का तो हिंदी में मतलब होता है विलुप्त, बट विलुप्त नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे हम बोलेंगे कि इग्नोर, इग्नोर करो, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया गया कि इट इम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट। In other words, extinction implies lowering the probability of undesired behavior by removing reward. रिमूव कर दिया हमने यहाँ पे रिवॉर्ड फॉर डेट काइंड ऑफ बिहेवियर। एग्जाम्पल है कि जो कि इफ एन एम्प्लॉय नो लॉन्गर रिसीव प्रेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इज गुड वर्क, कि अगर कोई एम्प्लॉय है उसको अपने अच्छे काम के लिए काफी टाइम से मतलब काम भी अच्छा करा, बट उसको काफी टाइम से कोई उसको उसके काम के लिए प्रेज ही नहीं किया गया, उसको सराहाया नहीं गया, तो इससे क्या होगा कि ही में फील दैट हिज बिहेवियर इज जनरेटिंग नो फ्रूटफुल कंसिक्वेंस। तो इससे उसे क्या फील होगा कि उसका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो एक्सटेंशन में इंटेंशनली लोअर डिजायरेबल बिहेवियर। तो मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, मतलब इसमें यह बताया गया है कि आप किसी चीज को, आप जैसे बच्चा होता है, ठीक है, वो रोने लग जाता है, तो हम जैसे उसे इग्नोर कर देते हैं कि ताकि ये रोए ना, ठीक है। उस कंडीशन में उसको इग्नोर कर देते हैं कि बच्चों को, क्योंकि अब हम ज्यादा देखेंगे तो वो ज्यादा रोता है, ठीक है। इसलिए जैसे हम उस कंडीशन में इग्नोर करते हैं और उस कंडीशन में जो वो रोना होता है तो वो नेक्स्ट टाइम इतना रोएगा भी नहीं बेबी, ठीक है। तो ये वाली चीज बताई गई है यहाँ पे भी कि आप कुछ ना करें, आप सिर्फ ध्यान ही ना दे ताकि उसको लगे कि नहीं मुझे और अच्छे से काम करने की जरूरत। तो ये थे रीइंफोर्समेंट के 4 टाइप्स, जिसमें उन्होंने बताया किस किस तरह से एक इंसान को मोटिवेट किया जा सकता है। अब हम देखेंगे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो किसने दी है, विक्टर व्रूम ने दी है। ये थ्योरी क्या बताती है, इस थ्योरी का एम है कि एक्सप्लेन करना हाउ पीपल एक्शन, कि जो लोग होते हैं वो कैसे चूज करते हैं अवेलेबल एक्शन से। यानी कि व्रूम ने डिफाइन किया है कि जो मोटिवेशन है एक प्रोसेस है जो गवर्न करती है हमारी चॉइसेस को अल्टरनेटिव फॉर्म्स में, जो वॉलंटरी बिहेवियर है। उन्होंने अपनी बेसिक रेशनल ऑफ दिस थ्योरी इज दैट मोटिवेशन स्टीम फ्रॉम दैट डिसीजन विल हैव देयर डिजायर्ड आउटकम। मैं बताती हूँ, इसमें कुछ नहीं है। एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड्स, इसकी बात की है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जो कि विक्टर वूम ने दी है उन्होंने। एफर्ट यानी कि इसमें ये चीज बताई गई है कि आप जितना एफर्ट करेंगे उससे मेरी परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होगी। तो वो मतलब बात हो रही है कि क्या विल माई एफर्ट इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस में यहाँ पे बात हो रही है कि क्या मेरी मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एफर्ट्स में हम बात कर रहे हैं कि क्या मेरे एफर्ट
विल माई एफर्ट इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस, कि क्या मेरे जो एफर्ट्स होंगे उससे मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। और परफॉर्मेंस में हम बात कर रहे हैं कि क्या जो मेरी परफॉर्मेंस है वो मुझे रिवॉर्ड्स की ओर लेके जाएगी, और रिवॉर्ड्स में हम बात कर रहे हैं कि क्या जो मुझे रिवॉर्ड्स मिले हैं वो मेरी इंडिविजुअल गोल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको उन्होंने बताया आगे कि द मोटिवेशन टू इंगेज इन एन एक्टिविटी, फैक्टर्स बताए हैं। एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड बैलेंस, यही चीज है जो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एफर्ट्स की जगह एक्सपेक्टेंसी भी कर सकते हैं हम, एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, ओके, एंड रिवॉर्ड्स कम कर सकते हैं बैलेंस। इन्हीं पे बात हुई है इनकी थ्योरी। तो जैसे कि एक्सपेक्टेंसी में इन्होंने बताया कि ए पर्सन बिलीव, एक पर्सन का बिलीव होता है कि अगर वो ज्यादा एफर्ट लगाएगा तो उसकी सक्सेस, उसका रिजल्ट होगा। यानी कि आप ज्यादा वर्क हार्ड करोगे, वर्क हार्डर, इट विल रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। तो एक्सपेक्टेंसी रिलेट हो गया एफर्ट्स अच्छी कर रहे हो और परफॉर्मेंस। ठीक है, इसी के बाद में इंस्ट्रूमेंटलिटी, द पर्सन बिलीव करता है कि देर इज कनेक्शन बिटवीन एक्टिविटी एंड गोल, एक्टिविटी एंड गोल के बीच में कनेक्शन होता है। यानी कि आप परफॉर्म अच्छा करोगे तो सबको रिवॉर्ड मिलेगी, वही चीज यहाँ पे है, परफॉर्मेंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड रिवॉर्ड। और लास्ट इन्होंने बताया बैलेंस, यानी कि डिग्री टू विच अ पर्सन वैल्यू द रिवॉर्ड द रिजल्ट ऑफ सक्सेस, मतलब आप जितना, विच अ पर्सन वैल्यू द रिवॉर्ड द रिजल्ट ऑफ सक्सेस, जो हमने यहाँ पे बात बताई है बैलेंस वाली, रिवॉर्ड्स वाली, विल रिवॉर्ड सर्टिफाई माई इंडिविजुअल गोल वाली बात है। तो इन तीनों पे बात करते हैं, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड बैलेंस, पर्सनल गोल विल बी अचीव्ड। अगर आप, a person who does not see the connection between efforts and performance will have zero expectancy, अगर किसी को एफर्ट यानी कि जो एक्सपेक्टेंसी की बात की गई है और परफॉर्मेंस यानी इंस्ट्रूमेंटलिटी, मतलब एक इंसान को एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच में अगर कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये तो मस्ट है, तो आपके आपके पास में जीरो एक्सपेक्टेंसी है। अब हम देखेंगे तीनों होते क्या है। एक्सपेक्टेंसी बिलीव करती है दैट इंक्रीज एफर्ट्स विल लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, जो हमने बात की, अगर हम ज्यादा वर्क हार्डर करेंगे तो उससे हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। और ये किससे अफेक्ट होते हैं वो देखेंगे, हैव द राइट रिसोर्स अवेलेबल, having the right skills to do the job, having the necessary support to get the job done। इंस्ट्रूमेंटलिटी, कि अगर आप परफॉर्म वेल करोगे उससे आपको वैल्यूड आउटकम रिसीव होगा। ठीक है, द डिग्री टू अ फर्स्ट लेवल कम विल लीड टू अ सेकेंड लेवल आउटकम, यानी कि जब हमारा फर्स्ट लेवल आ जाएगा उससे हम सेकेंड लेवल आउटकम की ओर लीड करेंगे। यानी कि हम एक अच्छी, इफ आई डू अ गुड जॉब देर इज समथिंग इन लीड फॉर मी। ठीक है, अगर मैं अच्छा जॉब करूंगा तो मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा आगे के लिए। दिस इज अफेक्टेड बाय, अब ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं उनसे अफेक्ट होता है, यानी कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड आउटकम, एग्जांपल द रूल ऑफ द रिवॉर्ड गेम, ट्रस्ट इन द पीपल हु विल टेक द डिसीजन ऑन हु गेट्स व्हाट आउटकम। थर्ड है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसेस दे डिसाइड्स हु गेट्स आउटकम। एक लास्ट है बैलेंस, वही बात है, एक इंपॉर्टेंट दैट द इंडिविजुअल प्लेज अपॉन द एक्सपेक्टेड आउटकम। फॉर द बैलेंस टू बी पॉजिटिव द पर्सन मस्ट प्रेफर अटेनिंग द आउटकम टू नॉट अटेनिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, कि इफ समवन इज मेनली मोटिवेटेड बाय मनी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है वो सिर्फ मोटिवेटेड है मेनली मनी के द्वारा, तो इससे क्या होगा कि ही और शी माइट नॉट वैल्यू ऑफर ऑफ एडिशनल टाइम, तो वो, उसको उस चीज की वैल्यू ही नहीं होगी जो उसको एडिशनल टाइम के लिए मिलेगी। ठीक है, अगर उसके लिए पैसा ही सब कुछ है तो। ये कुछ लिमिटेशन भी है। ठीक है, तो अब हम इसकी लिमिटेशन देखेंगे, मैं एक बार और फिर बता देती हूँ, कंफ्यूज इस रिवॉर्ड, जिसको यहाँ पे न्यू वर्ड्स के थ्रू बताया गया है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड बैलेंस। ठीक है,
दिखाई देती है, क्योंकि इसमें फ्यू इंडिविजुअल परसीव कर रहे हैं हाई डिग्री किसके बीच में, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड के बीच में, और रियलिटी में ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड है ही नहीं। और ये किस पे बात करती है, किस थ्योरी किस पे अप्लाई होती है, लिमिटेड अवार्ड। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी लिमिटेड एज अवार्ड इज नॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड विद परफॉर्मेंस। ठीक है, इसमें मतलब रिवॉर्ड परफॉर्मेंस से डायरेक्टली रिलेट ही नहीं होता है काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए ये लिमिटेड है। इट इज रिलेटेड टू अदर पिरामिड्स ऑल्सो, पोजीशन, एफर्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, यानी कि जो रिवॉर्ड होते हैं सिर्फ परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करते, आपकी पोजीशन क्या, आपका एफर्ट्स क्या, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, ये सब भी रिवॉर्ड यहाँ पे मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं सैलरी की सॉरी है, या और कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं उनकी बात कह सकते हैं। ठीक है, मैनी वेरिएबल्स आर नॉट कंसिडर, जैसे यहाँ पे कुछ कंसिडर ही नहीं किए गए हैं जो वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे जॉब डिफिकल्टी, सिंसियरिटी और एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस है ये। नेक्स्ट थ्योरी हम देखते हैं हमारी एडम्स इक्विटी थ्योरी। एडम इक्विटी थ्योरी किन्होंने दी है, एडम ने ही दी है 1963 में। ये किस पे बेस्ड है, एक्सचेंज, सोशल एक्सचेंज थ्योरी पे। द इक्विटी थ्योरी स्टेट दैट पीपल आर मोटिवेटेड इफ दे आर ट्रीटेड इक्विटेबल एंड रिसीव व्हाट इफ दे कंसीडर फेयर फॉर देयर एफर्ट्स एंड को। एडम इक्विटी थ्योरी बहुत सिंपल है, इक्विटी नाम से समझ पा रहे हैं, यहाँ पे मतलब एक इंसान या कोई व्यक्ति या एम्प्लॉय अगर कहीं पे काम कर रहा है तो वो चाहेगा जितना मैं अपना इनपुट दे रहा हूं, इनपुट में जितना अपना चाहिए, मतलब दोनों ही इक्वल होने चाहिए, तभी वो मोटिवेट होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। और एक अगर उसे इक्विटेबल ट्रीट किया जाएगा और फिर उसको आउटपुट मिलेगा उसकी एफर्ट एंड कोस्ट का, तभी तो वो मोटिवेट होगा। अगर वो काम ज्यादा कर रहा है और आउटपुट कम मिल रहा है तो फिर वो मोटिवेटेड नहीं हो पाएगा। At the workplace, the worker put inputs into the job such as education. Input क्या होगा, एजुकेशन होती है उसकी, एक्सपीरियंस, एफर्ट्स, एनर्जी, एंड इसके बदले वो एक्सपेक्टेड टू गेट सम आउटकम भी चाहता है, वो सैलरी चाहता है, रिवॉर्ड चाहता है, प्रमोशन चाहता है, वर्बल रिकॉग्निशन यानी अप्रिसिएशन चाहता है, अप्रिसिएशन, इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग वर्क चाहता है, इक्वल अमाउंट। तो ये इक्वलिटी पे बात करती है, जैसे ये इनपुट है, इक्वली बात हो रही है आउटकम पे, जैसे वो एक्सपीरियंस, स्किल, नॉलेज, एफर्ट, एनर्जी, टाइम, रेस्पॉन्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है। जो वर्कर की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, डेंजरस, मोनोटोनस, कॉम्प्लेक्स, टू मच बैड वर्किंग कंडीशन, फिजिकल, मतलब इन सब पे अगर वो काम कर रहा है तो उसका आउटकम भी तो मिलना चाहिए। किस तौर पे मिलना चाहिए उसे, सैलरी मिले, रिवॉर्ड्स मिले, बोनस, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, प्रमोशन मिले, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले, गुड वर्किंग कंडीशंस हो, और इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग कॉम्प्लेक्स जॉब अचीवमेंट हो उसमें। यही बात यहाँ पे की गई है, इनपुट आउटपुट। फेयर बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच। लॉयल्टी देता है, हार्डवर्क, कमिटमेंट, ट्रस्ट दे रहा तो उससे सैलरी, बेनिफिट, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे इक्विटी थ्योरी में बताया हुआ है कि कैसे इक्वल मानेंगे हम इस चीज को। ठीक है, तो इसमें मानने का एक ये दिया हुआ है कि पर्सन आउटकम और पर्सन इनपुट, अगर अदर के आउटकम और अदर के इनपुट से इक्वल है तो ये तो इक्विटी की ओर लीड करेगा। बट अगर खुद का आउटकम और इनपुट कम है और दूसरों का ज्यादा है तो इससे तो नेगेटिव इनइक्विटी आएगी, उसके मन में इनइक्विटी तो है और नेगेटिव भी आएगी, नेगेटिविटी आएगी एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। और अगर पर्सन का आउटकम और पर्सन का इनपुट और लोगों के मुकाबले ज्यादा है तो इससे इनइक्विटी तो हुई बट उसके माइंड में तो पॉजिटिविटी आएगी इसको लेकर। ठीक है, तो ये थी इक्विटी थ्योरी ऑफ एडम। अब लोकी गोल सेटिंग थ्योरी, लोकेस गोल सेटिंग थ्योरी, ये किस पे बात करती है, ये बात करती है, ये सबसे पहले किन्होंने दी है, 1960 में एडविन लोके ने दी है। उन्होंने बताया है
गोल इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया है, गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया है। इनकी थ्योरी बोलती है कि गोल सेटिंग इज एसेंशियल लिंक टू टास्क परफॉर्मेंस। जो गोल सेट किए जाते हैं वो टास्क परफॉर्मेंस के साथ में लिंक होने चाहिए। It states that specific and challenging goals along with appropriate feedback contribute to higher and better task performance। उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया है कि अगर स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल के साथ साथ अगर उसे टाइम टू टाइम अप्रोप्रिएट फीडबैक भी मिलता रहे ना, तो उससे क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी और वो काफी जल्दी और अच्छी हाई लेवल पे अच्छा काम कर पाएगा। द गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ फ्लो की क्लैरिटी, चैलेंज, कमिटमेंट, फीडबैक एंड टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब की बात इसमें की गई है। यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए मोटिवेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम कर रहा है तो ये बोल रहा है फीडबैक मिलना चाहिए, टाइम टू टाइम सब कुछ बताया जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए गोल्स की, चैलेंजेस होने चाहिए ताकि एनवायरनमेंट अच्छा हो, कमिटमेंट होनी चाहिए, फीडबैक दिया जाना चाहिए और टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। अब देखेंगे पोर्टर लोलर का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये क्या बोलती है? पोर्टर लोलर, लाइमन डब्ल्यू पोर्टर एंड एडवर्ड ई लोलर यूज विक्टर व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। जो हमने विक्टर व्रूम वाली पढ़ी, इंस्ट्रूमेंटलिटी वैलेंस वाली, डेवलप्ड करने का। सिमिलर टू व्रूम्स theory, Porter and Lawler conclude that an individual motivation to complete a task is affected by the reward they expected to receive for completing the task। इन्होंने भी यही बताया कि अगर इंडिविजुअल तभी मोटिवेट होता है और तभी मिलके एक टास्क को कंप्लीट कर पाता है अगर उसे उसके बदले अच्छा रिवॉर्ड मिले। ठीक है, रिवॉर्ड मिले काम को कंप्लीट करने का। जैसे यहाँ पे बताया गया जॉब कंप्लीट, इस इंट्रिंसिक रिवॉर्ड और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड की बात की गई। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड में क्या बात की गई? सेंस ऑफ अचीवमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन और पॉजिटिव। और एक्सट्रिंसिक में बात की गई इंक्रीज पे मिले, कमीशन मिले और जॉब प्रमोशन भी मिले। Porter and Lawler categorize the reward as intrinsic and extrinsic. Intrinsic reward are the positive feeling that the individual experience from a completing task. ये कुछ पॉजिटिव फीलिंग होती है जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है अगर जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है। सेटिस्फेक्शन होता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। अगर ये वो दे रहा है इंट्रिंसिक रिवॉर्ड तो उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, यही तो बात हो रही है। अगर मैं ये दे रहा हूं तो मुझे ये भी चाहिए। ठीक है, एक्सटेंसिंग रिवॉर्ड वो मांगता है, क्या होता है? वो चाहता है वो a reward emanating from outside the individual such as bonus, commission and pay increases. Porter and Lawler expectancy theory model suggests that an individual's view regarding the attractiveness and fairness of the reward will affect motivation। अगर आप उसे अट्रैक्टिव और एक फेयर इक्वली रिवॉर्ड देंगे तो ये बिल्कुल अफेक्ट करेगा उसके मोटिवेशन। यही बात यहाँ डायग्राम बताई गई है। वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड ये सेटिस्फेक्शन है, ये वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड है। ठीक है, इसी के बाद में वो एफर्ट्स लगा रहा है, परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड रोल कर रहा है, वो एबिलिटी है उसमें कर रहा है वो इंट्रिंसिक वाले। तो इंट्रिंसिक में तो आप जानते ही हैं क्या क्या आएंगे, सेटिस्फेक्शन मतलब वो सेटिस्फाइड वाली बात की गई है। ठीक है, तो उसको बदले में एक्सटेंसिक अवार्ड भी चाहिए। और यही जो हमें एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड बैलेंस में बताया गया तो उसी के बेसिस पे पोर्टर एंड लोलर ने ये बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा और देख लेंगे क्या बोल रहा है ये। 1 सेकेंड, ये ढंग से दिख नहीं रहा है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ हैंड टू हैंड ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द मॉडल इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। इसी में ये बात की कि मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए। विक्टर फ्रूम ने भी यही बात की थी। तो इन्होंने क्या किया, ट्राई किया एक्सप्लेन करने का कुछ वेरिएबल्स को, क्योंकि उसमें
क्रिटिसिज्म था कि इन वेरिएबल्स पे बात नहीं की गई, तो उन्होंने ट्राई किया है कि उन्हें दूर किया जा सके। इन द मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन इज डील विद डायरेक्ट, ठीक है। द प्रेजेंट थ्योरी इज लार्जली बिल्ड ऑन एक्सपेक्टेंसीज पे। इट इज सब्सटेंशियली मोर कंप्लीट मॉडल, बिल्कुल मोर अच्छा और कंप्लीट मॉडल भी है ये, ज्यादा रूम से। दे हैव अप्लाइड हिज मॉडल प्राइमरली टू मैनेजर। Porter's model is based on fundamental premises that motivation, force or level of efforts are not equal to satisfaction or performance। ठीक है, जो हम efforts होते हैं वो equally जो हम efforts लगा रहे हैं वो बिल्कुल equal नहीं हो सकते, नहीं होते हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि परफॉर्मेंस या सेटिस्फेक्शन के, इनफैक्ट मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन आर थ्री डिफरेंट वेरिएबल, और जो कि एक दूसरे से रिलेटेड डिफरेंटली होते हैं। इन थ्योरी एक्सपेक्टेंसी प्ले वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज ऑब्जर्व एक्सप्लिसिटली इन ऑर्डर इन पोर्टर लोलर मॉडल, दिस इन फैक्ट रिवाइज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इसमें ऐसा कुछ भी मोर फ्रॉम मैथमेटिक्स, इसमें ये बताया गया है कि इसका एक्सपेक्ट है, मुझे इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, लास्ट स्लाइड को देखेंगे। वही जैसे उसमें बताया गया था इनपुट वाले में, वैसे इसमें बताया अगर आपका एफर्ट ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है, तो लेवल ऑफ एफर्ट्स क्या होगा इसमें, मैक्सिमम एफर्ट। और अगर दोनों इक्वल है तो आपको मोर एफर्ट, और रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है एफर्ट से तो लेस एफर्ट से, और एफर्ट ये दोनों इनइक्वल नहीं है तो अनसर्टेन एफर्ट्स है। और एफर्ट नेगेटिव है तो विड्रॉल और एफर्ट्स हो गया, और एफर्ट्स और नो रिवॉर्ड्स ये कि नो एफर्ट्स। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने काफी सारे कवर किए। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।